हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा आज फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे और एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा रहेगी। ये अलग अलग सब्जेक्ट से रहेंगे और ये हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप ये जान पाएँ कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। हाँ दोस्तों, हम लाए हैं साइंस में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपके लिए, तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस लेकर आए हैं और सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, एक और बात बता दूं, हम क्वेश्चंस तो लाए हैं, साथ में हम एक्सप्लेन भी आपको करेंगे, इनके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको बताते रहेंगे, या इसके जो भी रिलेटेड जो भी इसका सिनेरियो रहेगा, जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो दोस्तों, भौतिकी के पिता, फादर ऑफ द फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को, आइजैक न्यूटन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गतिकी के नियम दिए थे, जो मोशंस थ्योरी है वो इन्होंने दी थी और साथ में इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। दोस्तों, ख़ास तौर पे इन्हें क्लासिकल फिजिक्स का फादर कहा जाता है, क्योंकि अगर फिजिक्स के फादर की बात करें तो कुछ लोग गैलीलियो को भी फादर मानते हैं फिजिक्स का। तो बेसिकली न्यूटन को क्लासिकल फिजिक्स का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गतिकी के नियम दिए थे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रकाश वर्ष। दोस्तों, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों, पहले उपयोग के बारे में जानते हैं। इनका उपयोग जो लंबी दूरियां होती है, खास तौर पे जो अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड होते हैं या ग्रह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, उनके बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिसमें प्रकाश की किरण, सूरज से निकले प्रकाश की किरण एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो जहाँ भी आप देखेंगे लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। अगर इसको अगर अपनी साइंस की भाषा में बात करें, फिजिक्स की भाषा में, या किलोमीटर वाइज या माइल्स वाइज बात करें, तो एक प्रकाश वर्ष में 5.88 ट्रिलियन माइल्स होते हैं। 5.88 ट्रिलियन माइल्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितनी अधिक दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि न्यूटन को फादर ऑफ द फिजिक्स इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गतिकी के नियम दिए थे। तो न्यूटन ने ही सबसे पहले गतिकी के नियम दिए थे। इन्होंने 3 नियम दिए थे जो आज की फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? दोस्तों, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फादर ऑफ द फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपिया बुक आई थी 1687 में, जिसमें इन्होंने अपने जो नियम है, गति के नियम है, वो प्रतिपादित किए थे। बुक का नाम है प्रिंसिपिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों, पहले जानते हैं पलायन वेग होता क्या है। दोस्तों, पलायन वेग उसे कहते हैं कि यदि आप जिस स्पीड से किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अंतरिक्ष में फेंकेंगे और वो पृथ्वी का वायुमंडल क्रॉस करके अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, उसे पलायन वेग कहा जाता है। तो इसकी स्पीड क्या रहती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, आप पत्थर मान लीजिए, आप अगर पत्थर को ज़मीन पे खड़े होके 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में फेंकेंगे तो वो पृथ्वी का वायुमंडल को क्रॉस करते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ये बहुत ही सिंपल और स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? तो दोस्तों, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे गिरेगा, बैरोमीटर क्या नाप रहा है? वायुमंडलीय दाब। और बैरोमीटर की रीडिंग अगर नीचे अचानक से गिर रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया है? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, मतलब वहाँ पे वायु नहीं रही है।
तो जब भी कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसे लो प्रेशर माना जाता है, और लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से वायु आती है। तो इसका मतलब जैसे ही वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, तेज़ी से वहाँ पे वायु की आवक होगी, और इसका मतलब आंधी आने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। तो दोस्तों जैसा हमने अभी देखा कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। तो जब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे लो प्रेशर तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे गिर रहा है और वहाँ बाहर से हाई प्रेशर से वायु वहाँ पे आ रही है, एकत्र हो रही है, तो उसे मौका लग रहा है कि वो हाई प्रेशर से वायु आने का मतलब क्या हुआ कि वायु नमी भी ला सकती है। तो वहाँ पे बादल बनने का समय मिल जाता है, और धीरे धीरे वहाँ बादल बनते हैं तो वहाँ पे वर्षा होने की संभावना बन जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बैरोमीटर के पाठ्यांक के नीचे धीरे धीरे गिरने से। अचानक से गिरेगा तो आंधी आएगी क्योंकि तेज़ हवा आएगी, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैरोमीटर का दाब जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। तो दोस्तों जब ऊपर चढ़ रहा है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर में ना तो बारिश आएगी और ना ही आंधी आने की संभावना होगी, क्योंकि हाई प्रेशर से तो वायु लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो वहाँ पे जब दूसरी तरफ हवाएं जाएगी तो मतलब जहाँ पे दाब बढ़ रहा है वहाँ पे जो आसमान होगा वो साफ़ रहेगा, तो दिन एकदम साफ रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब बढ़ने से क्या होता है। दोस्तों क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर द्रव उबलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बोलें तो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर पानी उबलने लगता है और भाप बन के उड़ने लगता है। तो उसके ऊपर दाब बढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी द्रव का क्वथनांक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर समानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो उसके ऊपर दाब है वो भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है या फिर क्वथनांक बढ़ने से दाब भी बढ़ता है, तो ये आपस में समानुपाती होते हैं। तो दोस्तों आज हमने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन देखे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और भी आप किसी नए तरीके की वीडियो अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए। आज जो हमने पढ़ा है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।